यूरोप इस वक्त 40 डिग्री की भयंकर गर्मी में झुलस रहा है, लेकिन असली खतरा मौसम नहीं है। खतरा यह है कि यह गर्मी यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था को पिघला रही है। सवाल यह नहीं है कि लोग इस गर्मी को कैसे झेलेंगे। असली सवाल यह है कि तापमान बढ़ने से नदियां क्यों सूख रही हैं, कार्गो शिप्स क्यों रुक गए हैं, फैक्ट्रियां धीमी क्यों पड़ गई हैं और बिजली से लेकर खाने पीने की चीजें अचानक इतनी महंगी क्यों हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर यूरोप का यह इकोनॉमिक इंजन ऐसे ही हाँफने लगा तो इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन और भारत के व्यापार पर क्या होगा। क्या यह यूरोप के एक नए आर्थिक संकट की शुरुआत है? जून में पश्चिमी यूरोप ने रिकॉर्ड गर्मी देखी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था हीट डोम, यानी गर्म हवा का एक बड़े इलाके में फंस जाना। लेकिन असली समस्या सिर्फ तापमान नहीं है। क्लाइमेट चेंज उस गर्मी को ज्यादा लगातार और ज्यादा तीव्र बना रहा है। नतीजा, लगभग 5 लाख हेक्टेयर जमीन आग से प्रभावित हुई। फ्रांस और स्पेन में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। स्पेन को जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल तक घोषित करना पड़ा। और जून के दौरान यूरोपीय देशों में 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतें दर्ज हुईं, जिनमें ज्यादातर 65 साल से अधिक उम्र के लोग थे। लेकिन यहां से कहानी मौसम की नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है पैसे की। क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था 4 जगहों से एक साथ दबाव में आ रही है: काम, बिजली, परिवहन और खेती। सबसे पहले काम। जब तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता है तो अलायंस के एक अध्ययन के अनुसार तापमान में हर 1 डिग्री की बढ़ोतरी पर प्रति घंटे श्रम उत्पादकता लगभग 3% तक गिर सकती है। अब सोचिए, अगर तापमान 40 डिग्री के पार चला जाए तो इसका असर सिर्फ मजदूर के शरीर पर नहीं पड़ेगा। फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता घटेगी, कंस्ट्रक्शन धीमा होगा, सर्विस सेक्टर प्रभावित होगा और कंपनियों की लागत बढ़ेगी। यानी एक तरफ काम कम, दूसरी तरफ खर्च ज्यादा। और फिर आता है बिजली का संकट। गर्मी बढ़ती है तो करोड़ों लोग एयर कंडीशनर और कूलिंग सिस्टम चलाते हैं, इसलिए बिजली की मांग बढ़ती है। लेकिन समस्या यह है कि ठीक उसी समय बिजली उत्पादन के कुछ स्रोत कमजोर पड़ने लगते हैं। हवा कम हुई तो विंड पावर प्रभावित, बहुत ज्यादा तापमान हुआ तो सोलर पैनलों की दक्षता घट सकती है। और सबसे दिलचस्प समस्या आती है न्यूक्लियर पावर से, क्योंकि परमाणु संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए। लेकिन गर्मी और सूखे में नदियों का जल स्तर गिरता है और पानी का तापमान बढ़ता है। यानी जिस समय यूरोप को ज्यादा बिजली चाहिए, उसी समय उसका कुछ बिजली उत्पादन कमजोर पड़ सकता है। फ्रांस इसका बड़ा उदाहरण है। भीषण गर्मी के दौरान वहां कुछ परमाणु संयंत्रों को उत्पादन कम करना पड़ा। और यह कोई छोटा देश नहीं है। फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी परमाणु बिजली क्षमता वाला देश है और सामान्य परिस्थितियों में पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात भी करता है। लेकिन जब नदी का पानी ही पर्याप्त ठंडा या उपलब्ध न हो तो परमाणु शक्ति भी मौसम के सामने मजबूर हो जाती है। रोमानिया में तो सूखे से प्रभावित डेन्यूब नदी में पानी का प्रवाह बदलने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल तक किया गया ताकि एक परमाणु संयंत्र को पर्याप्त पानी मिल सके। हंगरी में स्थिति और गंभीर हुई। डेन्यूब का जलस्तर इतना नीचे चला गया कि देश के एकमात्र परमाणु संयंत्र को लगभग पूरी तरह बंद करने की स्थिति पैदा हो गई। और यह वही संयंत्र है जो सामान्य परिस्थितियों में देश की लगभग 40% बिजली पैदा करता है। अब यहां असली आर्थिक सवाल उठता है, जब बिजली की मांग बढ़ रही हो और उत्पादन घट रहा हो तो कीमत कौन चुकाएगा? घर, कंपनियां और आखिरकार सरकारें। अलायंस के अनुमान के मुताबिक पिछली गर्मी की लहरों ने यूरोप की जीडीपी को लगभग 0.5% और दक्षिणी यूरोप की जीडीपी को 1% से ज्यादा प्रभावित किया। और अगर 2014 से 2024 के सबसे गर्म वर्षों जैसी परिस्थितियां 2026 से 2030 के बीच बार बार दोहराई गईं, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन को मिलाकर जीडीपी में 5 से 7% तक का संचयी नुकसान हो सकता है। लेकिन यूरोप की समस्या सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं है। अब देखिए राइन नदी को। यूरोप की यह महत्वपूर्ण व्यापारिक नदी है, लेकिन जब पानी का स्तर गिरता है तो बड़े मालवाहक जहाज अपना पूरा भार लेकर नहीं चल सकते। मतलब कम माल, ज्यादा यात्राएं, ज्यादा लागत और अंत में महंगा सामान, कोयला, रसायन और औद्योगिक सामान, सबकी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। और दूसरी तरफ अत्यधिक गर्मी रेलवे की पटरियों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा रही है। यानी यूरोप की अर्थव्यवस्था जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती है, गर्मी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता को कम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका शायद खेतों से आ रहा है, क्योंकि जब पानी कम होता है और तापमान बढ़ता है तो फसलें सिर्फ कमजोर नहीं पड़ती, उनकी कीमत भी बढ़ती है।
जून की गर्मी की लहर से यूरोप के अनाज किसानों को लगभग 2 अरब यूरो का राजस्व नुकसान होने और करीब 90 लाख टन फसल नष्ट होने का अनुमान है। और यहां कहानी सिर्फ यूरोप तक नहीं रुकती, क्योंकि अगर यूरोप में खाद्य उत्पादन घटता है तो वैश्विक बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार यह गर्मी 2027 में खाद्य कीमतों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भी बड़ा खतरा बन सकती है। सोचिए इस तुलना को, एक तरफ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चौक पॉइंट्स में से एक, दूसरी तरफ गर्मी, यानी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सिर्फ तेल और गैस के भंडार पर निर्भर नहीं होगी, वह इस बात पर भी निर्भर करेगी कि किसी देश की नदियां, खेत, बिजली ग्रिड और रेलवे कितनी गर्मी सह सकते हैं। और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल सामने आता है। यूरोप ने दशकों तक अपनी अर्थव्यवस्था को एफिशिएंसी के आधार पर बनाया। कम इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन, घनी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, ऊर्जा का इंटरकनेक्टेड सिस्टम। लेकिन क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एक अलग तरह की दुनिया बना रहे हैं, जहां सवाल सिर्फ यह नहीं है कि चीजें कितनी सस्ती बन सकती हैं, सवाल है क्या संकट के समय भी सिस्टम काम करता रहेगा। कुछ कंपनियां तैयारी कर रही हैं। यूरोस्टार ने ऐसी नई ट्रेनों की योजना बनाई है जो 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम कर सके। लेकिन एक ट्रेन को ज्यादा गर्मी सहने लायक बना देना पूरे महाद्वीप को क्लाइमेट प्रूफ नहीं बनाता, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रेन नहीं बचानी, आपको रेलवे बचानी है, नदियां बचानी है, पावर ग्रिड बचाना है, परमाणु संयंत्रों के लिए पानी सुनिश्चित करना है, खेती को बचाना है और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की काम करने की क्षमता बचानी है। यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बताया जा रहा है, लेकिन असली चुनौती तापमान नहीं है। असली चुनौती यह है कि एक आधुनिक अर्थव्यवस्था कितनी गर्म दुनिया में भी सामान्य रह सकती है। और शायद आने वाले वर्षों में आर्थिक ताकत की नई परिभाषा यही होगी। जिस देश के पास सबसे ज्यादा पैसा, सबसे बड़ी सेना या सबसे आधुनिक तकनीक होगी, जरूरी नहीं कि वही सबसे मजबूत हो। शायद असली ताकत उस देश की होगी जो 40 डिग्री की गर्मी में भी अपनी बिजली चला सके, ट्रेन चला सके, कारखाने चला सके और अपने लोगों को खाना खिला सके। क्योंकि इस बदलती दुनिया में अगला आर्थिक संकट हमेशा किसी बैंक से शुरू हो, यह जरूरी नहीं। कभी कभी वह आसमान से शुरू होता है।